नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि केमिस्ट्री में भी आर्किटेक्चर जैसी कोई चीज हो सकती है? आज हम कुछ ऐसे ही अनोखे कंपाउंड्स की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी कहानी सिर्फ इस बात पर नहीं है कि वो किससे बने हैं, बल्कि इस पर है कि उनका आकार, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। जरा सोचिए, आपने दो बिल्कुल साधारण नमक लिए, उन्हें मिलाया और जो बना वो कुछ एकदम ही नया है। एक ऐसा पदार्थ जिसके गुण उन शुरुआती नमक से बिल्कुल अलग है। यही तो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जादू। ये सिर्फ एक मिक्सचर नहीं है, ये अपने आप में एक नई पहचान है। और ये सिर्फ लैब में बंद कोई चीज नहीं है। असल में ये कंपाउंड्स हमारे चारों तरफ हैं। इंडस्ट्रीज से लेकर हमारी अपनी बायोलॉजी तक हर चीज में इनकी अहम भूमिका है। ये वाकई में मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव है। असल में हमारी जिंदगी ही इन पर टिकी है। क्लोरोफिल, जिसके बिना पौधे शायद हरे ही नहीं होते। हीमोग्लोबिन, जो हमारे खून में ऑक्सीजन पहुंचाता है। और हाँ, हमारे लिए बेहद जरूरी विटामिन B12। ये सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के शानदार उदाहरण हैं। तो असली सवाल यही है, वो कौन सी रहस्यमयी चीज है जो ये सब करती है। जैसा कि हम देखेंगे, इसका राज उन छोटी छोटी डिटेल्स में छिपा है कि एटम्स एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक स्विस केमिस्ट एल्फ्रेड वर्नर से, जिन्होंने सबसे पहले इस पहेली को सुलझाना शुरू किया। वर्नर को आप एक तरह का केमिकल जासूस समझ सकते हैं। उनके पास आज के जैसे मॉडर्न टूल्स तो नहीं थे, लेकिन उनके पास चीजों को बारीकी से देखने की एक कमाल की नजर थी और एक तेज दिमाग था, जिसने उन्हें वो पैटर्न देखने में मदद की जिन्हें बाकी सब अनदेखा कर रहे थे। उन्होंने कोबाल्ट और अमोनिया से बने कुछ कंपाउंड्स पर काम करना शुरू किया। अब कागज पर तो वो लगभग एक जैसे ही दिखते थे, लेकिन जब उन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनका बर्ताव बिल्कुल अलग था। और यही छोटी सी बात एक बहुत बड़ी खोज की वजह बनने वाली थी। और यहीं पे कहानी में असली मोड़ आता है। जब वर्नर ने इन कंपाउंड्स में सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, तो उन्होंने देखा कि पहला वाला कंपाउंड अपने तीनों क्लोराइड आयन छोड़ देता है, दूसरा वाला सिर्फ 2 और तीसरा सिर्फ 1। और सबसे हैरान करने वाली बात, आखिरी 2 को देखिए। फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा, पर रंग बिल्कुल अलग। एक हरा, दूसरा बैंगनी। ऐसा कैसे हो सकता है? यही वो छोटी सी डिटेल थी जो उस समय की किसी भी थ्योरी में फिट नहीं बैठ रही थी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वर्नर ने एक जबरदस्त आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि मेटल की 2 तरह की वैलेंसी या बॉन्डिंग पावर होती है। एक है प्राइमरी वैलेंसी, जो कि नॉर्मल चार्ज है। ये वो क्लोराइड हैं जो सोल्यूशन में अलग हो जाते हैं। लेकिन दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी, और ये कुछ नया था। ये मजबूत डायरेक्शनल बॉन्ड थे जो पानी में भी नहीं टूटते थे और मॉलिक्यूल को इसकी एक खास 3D शेप देते थे। तो एक आम मिक्सचर, जिसे डबल सॉल्ट कहते हैं, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है। डबल सॉल्ट पानी में जाते ही अपने असली टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी नई पहचान बनाए रखता है, उन्हीं मजबूत सेकेंडरी वैलेंसीज की वजह से। तो वर्नर की ये खोज कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एक फिक्स्ड मजबूत ढांचा होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। पर इसने एक और भी दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया कि ये एटम 3D स्पेस में आखिर किस तरह से अरेंज्ड हैं। और यहीं हमें पता चलता है कि असली कहानी तो इन बारीक डिटेल्स में ही छिपी है। ये हमें आइसोमर्स के कॉन्सेप्ट तक ले आता है। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके पास बिल्कुल वही एटम होते हैं, उतनी ही संख्या में, लेकिन वो अलग अलग तरीकों से जुड़े होते हैं। और सिर्फ ये अरेंजमेंट का फर्क ही सब कुछ बदल देता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है सिस और ट्रांस आइसोमर्स। सिस मतलब पड़ोसी, यानी एक जैसे ग्रुप्स अगल बगल होते हैं, और ट्रांस मतलब ऑपोजिट, यानी वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एक ही फॉर्मूला, लेकिन 2 बिल्कुल अलग कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। सब कुछ उन छोटी छोटी स्पेस की डिटेल्स पर निर्भर करता है। और ये और भी दिलचस्प हो जाता है। कुछ ऑक्टाहीड्रल कंपाउंड्स में फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमर्स होते हैं। बस ये सोचिए कि एक में 3 एक जैसे ग्रुप एक तिकोना फेस बना रहे हैं और दूसरे में वो एक सीधी लाइन में है जो मॉलिक्यूल के बीच से गुजर रही है। फिर से वही एटम्स, लेकिन अरेंजमेंट में मामूली सा फर्क, और बन गया एक नया पदार्थ। वर्नर का सिद्धांत वाकई कमाल का था। उसने स्ट्रक्चर को तो समझा दिया, लेकिन कुछ बड़े सवाल अभी भी बाकी थे। जैसे कि ये कंपाउंड्स इतने चमकीले और अलग अलग रंगों के क्यों थे, या उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों थी,
इसके लिए हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ने वाली थी। तो अगली बड़ी पहेली रंग। याद है वर्नर की टेबल में वो पीले, बैंगनी और हरे रंग के कंपाउंड्स? उनका स्ट्रक्चर जानना एक बात है, पर ये समझना कि वो रंग कहाँ से आया, ये एक बिल्कुल अलग चुनौती थी। इसका जवाब मिला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या सीएफटी से। ये थ्योरी वर्नर के स्ट्रक्चर वाले आइडिया को ही आगे ले जाती है, लेकिन ये फोकस करती है सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन्स पर। ये बताती है कि कैसे आसपास के लिगेंड्स उन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स को प्रभावित करते हैं। देखिए, होता क्या है, जब लिगैंड्स मेटल के पास आते हैं तो वो उसके डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को, कह सकते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। जो ऑर्बिटल्स पहले एक ही एनर्जी लेवल पर थे, वो दो अलग अलग लेवल्स में बढ़ जाते हैं। अब इन दोनों लेवल्स के बीच जो एनर्जी का गैप है, वो लाइट के किसी एक खास रंग को सोखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो कंपाउंड उस रंग को सोख लेता है और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी बचा हुआ रंग दिखाई देता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि लिगेंड कैसा है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। एक मजबूत लिगेंड ज्यादा बड़ा एनर्जी गैप बनाता है, जिससे अलग रंग की लाइट एब्जॉर्ब होती है। एक कमजोर लिगेंड छोटा गैप बनाता है, तो रंग भी अलग होता है। मतलब स्ट्रक्चर ही सीधे सीधे रंग को कंट्रोल कर रहा है। तो इस पूरी कहानी से, वर्नर की शुरुआती ऑब्जर्वेशन से लेकर आज की मॉडर्न थ्योरीज तक, हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे वर्नर ने दो तरह के बॉन्ड्स की खोज की। हमने ये भी सीखा कि एटम्स की 3D अरेंजमेंट यानी उनकी बनावट ही सब कुछ तय करती है। और आखिर में हमने ये भी जाना कि यही बनावट उनके रंग और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जैसी गहरी चीजों को भी कंट्रोल करती है। तो इस सब का निचोड़ बस एक लाइन में है। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ही सब कुछ है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं कि चीजें किन हिस्सों से बनी हैं, बल्कि ये है कि वो हिस्से आपस में जुड़े कैसे हैं। एक जरा सा बदलाव और पूरी कहानी ही बदल जाती है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर कुछ एटम्स की सही जगह पर होने या ना होने से रंग, चुंबकत्व और यहाँ तक कि हमारी जिंदगी तक तय हो सकती है, तो सोचिए हम और कितनी चीजें नजरअंदाज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान नहीं दे रहे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, और डिटेल एक्सप्लेन करना है कि इतना पे ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस पे हम साइंस के तीनों सब्जेक्ट का डेली ला रहे हैं। हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सिलेबस बड़ा है, इसलिए एक बार में ज़्यादा वीडियो नहीं आ पा रहा है। डेली हम लगभग 3-4 वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। और रहा बात हिंदी इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश का मेरा जो सेकंड चैनल है 12th क्लास आर्ट्स वाला, तो उस पे आ रहा है। उसको हम होम पेज में लिंक कर दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से हिंदी इंग्लिश तैयार कर लीजिए लो। और साइंस हम इस पे करा दे रहे हैं। अगर टाइम मिलेगा तो हम मैथ भी इसी पे कराएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए लो। कमेंट बॉक्स में बताने से हमको पता चलता है कि आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, वीडियो में और इम्प्रूवमेंट क्या क्या करना है, किस किस टाइप का आप लोगों को कंटेंट चाहिए, हमको बढ़िया से डिटेल में बताइए लो। हर एपिसोड, हर क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए लो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए लो, ताकि उन लोग को भी हेल्प मिले। और हमारा भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए लो, लाइक वाइक कर दीजिए लो, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे।